है और इसमें बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है, जिनमें उपायुक्त हैं, प्रमंडलीय आयुक्त भी शामिल हैं और मनीष रंजन कुल्हान के आयुक्त बनाए गए हैं। तो बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, डीसी और प्रमंडलीय आयुक्त का तबादला कर दिया गया है और जो नाम आ रहे हैं उसके मुताबिक मनीष रंजन कुल्हान के आयुक्त बनाए गए हैं। इसके अलावा फैसल अहमद मुमतान बने हैं जामताड़ा के डीसी। सिमडेगा के डीसी होंगे कुमार गौरव। शिशिर कुमार सिन्हा बनाए गए हैं गुमला के डीसी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पूर्वी सिंहभूम के डीसी बनाए गए हैं सूरज कुमार। छवि रंजन बनाए गए हैं रांची के डीसी। उमाशंकर सिंह बने हैं धनबाद के डीसी। कमलेश्वर प्रसाद सिंह बने हैं देवघर के डीसी। राजेश सिंह बने हैं बोकारो के डीसी। और इसके अलावा जो नाम है हम आपको दिखा रहे हैं, झारखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल और कई जो बड़े आईएएस अधिकारी हैं उनका तबादला किया गया है। चलिए आज की दूसरी बड़ी खबर, आज कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू करने के फैसले के खिलाफ झारखंड सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया, जिस पर केंद्र को 4 हफ्ते में जवाब देना है। और आपको यह बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में झारखंड सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार के कोयला खदानों की नीलामी से राज्य को कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो कोल ब्लॉक नीलामी मामले पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद झारखंड में भी सियासत गर्म दिख रही है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी के आरोपों पर जेएमएम ने प्रतिक्रिया दी, दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार की कोल नीति को सही माना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस और इसके बाद की गतिविधियां हम लगातार बता रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण पर क्या हुआ। झारखंड सरकार की यह याचिका थी, हालांकि अब जो झारखंड की सरकार है वो अपनी पीठ थपथपा रही है। 4 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट को कोल ब्लॉक की नीलामी के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण, वनों और वन में निवास करने वाले समुदायों को सुरक्षित करने के लिए, उनके बेहतर विकास के लिए काम कर रही है। तो हेमंत सोरेन ने धन्यवाद दिया है, उन्होंने ट्वीट किया और ये बातें उन्होंने लिखी है। सुनवाई के लिए कोर्ट को उन्होंने धन्यवाद दिया है और यह भी बताया है कि राज्य सरकार किस तरीके से जल, जंगल और जमीन के लिए प्रतिबद्ध है। हेमंत जी और उनकी सरकार ने कोर्ट को दिग्भ्रमित करने का काम किया है, कोर्ट को झूठी बातों को बतलाने का काम किया है। और चूंकि झारखंड की एक जनता आती, कोल का आवंटन होने से लोगों का रोजगार मिलेगा, यहाँ का रेवेन्यू बढ़ेगा और जो खदान जो आवंटित नहीं किए गए हैं उस पर जो चोरी हुई, जो माफियाओं का नजर पड़ा हुआ है, वो सरकार से घिरे हुए लोग हैं। इसलिए केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है, तो केंद्र सरकार के माध्यम से माननीय न्यायालय को उसका जवाब जाएगा और वह स्पष्ट हो जाएगा कि पूरी पारदर्शिता के साथ केंद्र सरकार कोयला का आवंटन करने जा रही है, कोल खदान का, और जो नियमानुकूल है उसी के आधार पर की जा रही है। राज्य सरकार की जो चिंता है, हेमंत सोरेन जी को जो चिंता है, उनकी चिंता को सुप्रीम कोर्ट ने आज समझने का काम किया और उनकी चिंता को जायज मानते हुए केंद्र सरकार को 4 सप्ताह का नोटिस दिया है अपनी जवाब दाखिल करने के लिए। अब केंद्र सरकार के तरफ से जो जवाब आता है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि कोर्ट का भी ये मानना है कि केंद्र सरकार का जो निर्णय है वो उचित नहीं है, देश हित में नहीं है। और एक पुरानी कोठी की खरीद मामले में गुड्डा सांसद निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी के खिलाफ देवघर नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया है। सांसद और उनकी पत्नी पर पुरानी कोठी की खरीद में सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ और जालसाजी का आरोप लगा है।
शिकायतकर्ता विष्णुकांत झा ने पूरे मामले की जांच की मांग की। आवेदन में कहा गया है कि देवघर नगर थाने के तिवारी चौक के करीब LOKC धाम की रजिस्ट्री 29 अगस्त 2019 के सांसद की पत्नी के नाम से हुई। 20 करोड़ की इस संपत्ति को केवल 3 करोड़ रुपए कैश देकर रजिस्ट्री करा ली गई। प्राथमिकी के पहले विष्णुकांत झा ने निशिकांत दुबे की संपत्ति की जांच के लिए मुख्यमंत्री को आवेदन दिया है। और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ प्राथमिकी मामले में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि सांसद के खिलाफ तमाम कार्रवाई राज्य सरकार के इशारे पर हो रही है। देखिए, राज्य सरकार राजनीतिक विद्वेषता का निकृष्ट प्रमाण दे रहा है। लगातार निशिकांत जी राज्य सरकार के कारगुजारियों को जनता के बीच ले जा रहे थे। उनसे परेशान होकर के राज्य सरकार के इशारे पर इस प्रकार के FIR दर्ज किए जा रहे हैं। ये सीधा और सीधा ये दीवानी मामला है। ये सीधा सीधा इससे कहीं थाना, CRPC, IPC का कोई मतलब नहीं है। लेकिन राज्य की सरकार है, सत्ता उनके पास है, उसका जितना दुरुपयोग करना कर ले। एक दिन समय आएगा, पाप का घड़ा भरेगा। अब ये सरकार का आरोप नहीं है। जिन्होंने आरोप लगाया वो कागजात बोलेंगे और इसका जांच हो जाएगा। उनके ऊपर आरोप गलत लगे हैं तो उनको सामने आकर के और बताना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। इसमें सरकार के ऊपर आरोप लगाने से हमको नहीं लगता है कि किसी तरह का कोई बात होगा। इसमें जो साक्ष्य है उस साक्ष्य के आधार पे कानून अपना काम करेगा। और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर FIR के बाद झारखंड में सियासत तेज हो गई है। इस मुद्दे पर जहां बीजेपी और JMM आमने सामने हैं, वहीं जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय विधायक और पूर्व बीजेपी नेता सरयू राय ने सांसद को क्लीन चिट दी है। सरयू राय के मुताबिक इस मामले में उस व्यक्ति ने FIR दर्ज कराया है जिसका इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है। विधायक ने कहा कि राजनीतिक द्वेष से कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कागजातों के आधार पर सांसद और उनकी पत्नी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। FIR वह करता है जो उस जमीन से किसी प्रकार से संबंधित है, या तो जमीन का मालिक है, या पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है, या सरकार का कोई कर्मचारी है। कोई तीसरा, चौथा, पांचवा हम आप ये हो किसी पर FIR करने लगेंगे तब तो FIR की भरमार लग जाएगी। इसलिए इसको राजनीतिक विषय नहीं बनाना चाहिए। निशिकांत जी ने कुछ विषय उठाए थे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, कुछ आरोप लगाए थे किसी पर। अब उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, मगर उसके तुरंत बाद इस तरह की बातें आई तो लगता है कि कहीं ना कहीं से उसकी प्रतिक्रिया हो रही है। श्री निशिकांत जी ने जिन बातों को उठाया उनकी छानबीन हो जाए। और रांची से बड़ी खबर आ रही है। PLFI टेरर फंडिंग मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, PLFI टेरर फंडिंग मामले में एक बड़ी कार्रवाई। जांच एजेंसी NIA ने गिरफ्तार किया है आरोपी को। और जो आरोपी है PLFI से जुड़ा हुआ है, उग्रवादी जिसका नाम है फुलेश्वर गोप। संगठन सुप्रीमो दिनेश गोप से उसके बेहतर संबंध है, लेवी लेने और उसे ठिकाने लगाने का यह काम करता है। कोर्ट से NIA को मिला है 4 दिनों का रिमांड और फुलेश्वर से राज उगलवाने में NIA की टीम लग गई है। इधर गोड्डा में भारी मात्रा में तबाही का सामान बरामद हुआ है। घटना महगामा थाना क्षेत्र के मोहनपुर के पास की है। यहां रांची नंबर की एक ट्रक से जिलेटिन और डेटोनेटर बरामद किए गए हैं। जब्त ट्रक से 2061 पीस जिलेटिन और 250 पीस डेटोनेटर बरामद किया गया है। SP ने बताया है कि पूरे मामले की जांच के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। बरामद हुआ है। इसके अलावा जो डिटोनेटर नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर है, उसमें 2 तरीके के हैं। एक सिंगल वायर्ड डिटोनेटर है और एक डबल डिटोनेटर वायर्ड डिटोनेटर है। तो उसका 50 पीस और 200 पीस टोटल जो है 300 के आसपास डिटोनेटर नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर जो है बरामद हुआ है। और हम लोग बहुत जल्दी जो है जो भी यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं, कहाँ से सप्लाई हुआ है और कहाँ पहुँचने वाला है, ये बहुत जल्दी से हम लोग आप लोगों के माध्यम से खुलासा करने के लिए प्रयास किया।
और चलिए एक और बड़ी खबर यह कि उम्मीदों पर ऑनलाइन क्लास खरा नहीं उतरा। स्मार्टफोन की कमी से नहीं जुड़ पा रहे हैं बच्चे और अब डिजिटल तकनीक छोड़ टोले मोहल्लों में बच्चों को पढ़ाएंगे शिक्षक। कोरोना की वजह से झारखंड में 17 मार्च से स्कूली शिक्षा पूरी तरह बंद है। शिक्षा विभाग ने इस दौरान विकल्प के तौर पर व्हाट्सएप और दूरदर्शन के जरिए डिजिटल शिक्षा देने की शुरुआत तो की, मगर ये पूरी तरह फेल हो गया। जिन शिक्षकों को व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर बच्चों को डिजिटल कंटेंट देने को कहा गया, उनसे ही ढेर सारी शिकायतें आने लगी। ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं होने से महज 20 से 30% ही बच्चे इससे जुड़ पाए। ऐसे में शिक्षक भी परेशान दिख रहे हैं। ग्रुप बनाने के लिए बोला गया है बच्चों को, तो बच्चों के पास फ़ोन तो है नहीं, अगर उनके गार्जियन के पास है भी तो उस पर व्हाट्सएप अवेलेबल नहीं है। तो व्हाट्सएप जब नंबर ही नहीं है तो सारे बच्चों तक एजुकेशन तो पहुंचेगा नहीं। जितने बच्चों के पास है वो एडेड हैं और उनको मटेरियल मिल रहा है। और बहुत कुछ है जो समझ भी नहीं पाते हैं। ऑनलाइन देखना यूट्यूब चैनल पर सब कुछ मतलब समझाने टाइप नहीं हो पा रहा। इतना ही नहीं, सरकार ने दूरदर्शन के माध्यम से बच्चों तक डिजिटल शिक्षा देने के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए, मगर उसके भी नतीजे अच्छे नहीं निकले। ऐसे में शिक्षा विभाग अब डिजिटल शिक्षा के बदले नए पैटर्न शुरू करने पर विचार कर रही है, जिसके तहत शिक्षक टोले मोहल्लों में 10-10 बच्चों के साथ शिक्षा का अलग जगाएंगे। जहाँ जब चुनौती आती है तो नए विकल्प भी खुलते हैं। हम लोगों ने सभी शिक्षकों के साथ मिलकर ये निर्णय लिया है कि जुलाई और अगस्त के पूरे महीने में एक टोला स्कूल, मोहल्ला स्कूल, कम्युनिटी स्कूल का कैंपेन चलेगा और जहाँ पर हर शिक्षक अपने अपने पोषक क्षेत्र में जाएंगे, छोटे ग्रुप में 5 से 10 बच्चों के छोटे ग्रुप में, जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, बच्चे मास्क पहने हो, वहाँ पर जाकर शिक्षक उनके दरवाजे के पास या किसी कम्युनिटी प्लेसेस पे पढ़ाएंगे। और आई थिंक यही मुझे लगता है कि एक बेटर विकल्प है जहाँ पर हम मैक्सिमम बच्चों को कवर कर पाएंगे। झारखंड के सरकारी स्कूलों में करीब 30 लाख बच्चे पढ़ते हैं, जिन्हें शिक्षा से जोड़े रखना एक बड़ी चुनौती है। वजह यही है कि सरकारी और निजी स्कूलों ने डिजिटल शिक्षा पर जोर दिया है, मगर विडंबना ये है कि निजी स्कूलों की तुलना में सरकारी स्कूल इसमें पिछड़ता जा रहा है। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18, रांची। और आधुनिक सुविधाओं से लैस रांची रेलवे स्टेशन को अब यूवीएस यानी कि अंडर व्हीकल सर्विलांस सिस्टम से लैस करने की तैयारी है, ताकि रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा सके। देश के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन में शुमार रांची रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने के साथ साथ उसकी सुरक्षा को भी दुरुस्त करने की कवायद जोरों पर है। दक्षिण पूर्व रेलवे के इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्टेशन की सुरक्षा को लेकर यूबीएस यानी अंडर व्हीकल सर्विलांस सिस्टम लगाया जा रहा है। आइए जानते हैं आखिर यूबीएस सिस्टम की खासियत क्या है। यूबीएस सिस्टम स्टेशन परिसर में पहुंचे तमाम वाहनों की पड़ताल करेगा। वाहनों में रखे विस्फोटक, हथियार और दूसरे आपत्तिजनक सामान को भी पकड़ेगा। विस्फोटक होने पर सिस्टम तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना देगा। ड्राइवर फेशियल कैप्चरिंग कैमरा भी लगा होगा। वाहन में बैठे ड्राइवर और गाड़ी नंबर की पहचान भी उजागर करेगा। यूबीएस लगाने वाले रांची राज्य का पहला रेलवे स्टेशन होगा। इसके अलावा यूबीएस सिस्टम कई खूबियों से लैस होगा। वाहनों की पहचान प्रक्रिया स्टेशन परिसर में पहुंचने के साथ ही शुरू हो जाएगी। ये जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, इसका पर्पस ये है कि जो व्हीकल आ रहा है उसके नीचे अगर कुछ ऐसे संदिग्ध अगर सामान उसके अंदर नीचे रखा हुआ है, उसको वो डिटेक्ट करेगा। साथ ही कैमरेस लगे हुए हैं, 2 कैमरे लगे हुए हैं, जो एक कैमरे से गाड़ी का नंबर प्लेट जो है वो कैप्चर कर लिया जाएगा। साथ ही जो ड्राइवर है उसका फोटोग्राफ कैप्चर कर लिया जाएगा। और अगर हम लोगों को उसमें संदिग्ध लगता है तो उसको इंटरसेप्ट भी करके उससे हम लोग पूछताछ कर सकते हैं। तो ये काफी एडवांस्ड सिस्टम है। यूबीएस सिस्टम को लगाने में करीब 10 से 12 लाख रुपए की लागत आएगी। रांची रेलवे स्टेशन पर इसकी सुरक्षा आरपीएफ के हवाले होगी। उम्मीद है कि जुलाई के आखिरी तक यूबीएस सिस्टम रांची रेलवे स्टेशन पर काम करने लगेगा।
जितने भी जगह होते हैं जो जहां पब्लिक के इंटरफेरेंस ज़्यादा रहता है, पब्लिक मूवमेंट ज़्यादा रहता है, तो इस तरह के सिक्योरिटी सिस्टम को लगाया जाता है। और ये जो हमारा ऑलरेडी जो CCTVs लगे हुए हैं यहाँ पर स्टेशंस पे, RPF की मॉनिटरिंग रहती है, GRP की रहती है, तो ये एक एडिशन की तरह रहेगा और इससे हमें जो स्टेशन प्रेमाइसेस को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। संवेदनशीलता, उपयोगिता और सुरक्षा के लिहाज से रांची रेलवे स्टेशन का लगातार आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ऐसे में UBS सिस्टम लगने के बाद रांची रेलवे स्टेशन के पूरे परिसर में नापाक मंसूबों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। कैमरामैन KD के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और चलिए बड़ी खबर आ रही है राजधानी पटना से। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि 8 जुलाई को शादी की सालगिरह में लड्डू नहीं बांटा। पहले ये बात सामने आई थी कि बीजेपी कार्यालय में 8 जुलाई को अरविंद सिंह ने लड्डू बांटा था और इसके बाद कार्यालय में कोरोना फैला। हालांकि ऐसी